नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभागी दलों को फ्लैग ऑफ किया। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव मनाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में युवा संसद का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, राज्य का विकास देश के साथ साथ हो रहा है। सीएम योगी ने यह भी उल्लेख किया कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब राज्य में शांति और विकास का माहौल है। इस वर्ष आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य भी मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे युवाओं को एक इंटरेक्शन करने का भी एक अद्भुत क्षण आप सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर जब हम लोग राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए इस प्रतिभागी टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं, जो 3 प्रकार के देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ लक्ष्य रखे थे। उनमें था विकसित भारत। एक विकसित भारत के लिए युवाओं की ऊर्जा कैसे सहायक हो सकती है और युवा ऊर्जा का उसमें क्या योगदान हो सकता है कि आज आप युवा हैं, जब ये देश आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को कि परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक नई पीढ़ी को हम वहां से आगे बढ़ा सकें। लीडरशिप का गुण क्या होना चाहिए, उसकी समाज के प्रति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए। वह जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में, या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, अगर उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रगति का कोई मायने नहीं है। और उस दिशा से हमारी युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य अनेक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, या जीवन से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी एक अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। और इस युवा महोत्सव के अवसर पर भी आपको उन आयोजनों के साथ जुड़ने का एक अद्भुत क्षण आपके सामने होगा। आप सभी 63 युवा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय महोत्सव का भाग बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं
आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत और विकास की इस यात्रा में आप सब इसके सहभागी बने हैं। आप में से बहुत सारे युवा उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को देख रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश जिस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, जिसने आज से 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश को देखा होगा। तो दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मदद वाली प्यारी दीदी योजना के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी गारंटी लॉन्च कर दी है। इस गारंटी के तहत दिल्ली वासियों को 25 लाख का बीमा मिलेगा। कांग्रेस ने इस गारंटी का नाम जीवन रक्षा योजना रखा है। पार्टी ने 6 जनवरी को अपनी पहली गारंटी लॉन्च की थी। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ग्राउंड से गायब है, इसलिए लोगों में पैच बनाने के लिए लोक लुभावन योजना ला रही है। भी पहुंचे हम लोग 91 पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। मतलब पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है सिविल इंजरी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान में कोई हाथ बीमा आया राजस्थान में, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने हेल्थ को बहुत ज्यादा कवरेज दी है। नेशनल लेवल करीब 6% है बजट का, हमने 7.4% किया। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC सब सेंटर सब हो गए, इलाज अच्छे होने लग गए। फ्री मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, वो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पर है। तो 2 बातें हैं हमारे, एक तो चीनी योजना हो गई और दूसरा जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान मिल रहा है। हमने आपको जाने खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो अधिकार आजादी युग की शुरुआत हुई थी, पहली बार RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा, उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी जो हम दे रहे हैं इसकी मना रहे हैं, वो जनता को अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। कांग्रेस दिल्ली के धरातल पर लुप्त हो चुकी है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और ये जीवन रक्षा बीमा योजना नहीं है, ये कांग्रेस रक्षा योजना है जिससे वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव 24 तारीख को होना है, वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये बता दें कि कौन से राज्य में किसका गला काटना है और किसको गले लगाना है, ये कांग्रेस को। तो वहीं संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले में सभी पक्षों को 1 महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्तों में अपना रिजवाइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर संभल के चंदौसी न्यायालय में भी सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष एडवोकेट की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी शाही जामा मस्जिद के मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी, जिसको लेकर चंदौसी न्यायालय द्वारा 5 मार्च की तारीख दी गई। तो महाकुंभ की शुरुआत मात्र कुछ ही दिनों में होनी है, लेकिन सनातन के सबसे बड़े मेले पर सियासत हो रही है। धर्म पर चोट किया जा रहा है, बार बार साधु संतों को ललकारा जा रहा है।
साधु संतों की अपनी आस्था है, उनकी आस्था के बीच कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर वो अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब साधु संतों की मांग पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि जो मुस्लिम महाकुंभ में जाना चाहता है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था की डुबकी सियासी बयानबाजी में अटकी, महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर लड़ाई, सपा विधायक ने मुस्लिमों को दिया न्योता, बीजेपी ने मारा चौका। क्या गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लगाएंगे आस्था की डुबकी? महाकुंभ पर सियासी बयानबाजी तेज है। साधु संत और सनातनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन स्नान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। कभी मुस्लिमों की एंट्री को लेकर, कभी जमीन को लेकर और अब स्नान करने को लेकर। ऐसे में बीजेपी के नेता ने समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री और एंट्री पर सियासत तेज हो गई तो सपा के दिग्गज विधायक को भाजपा के फायर ब्रांड विधायक का जवाब भी आ गया। गंगा सबकी मां है पर अडिग रहे सपा विधायक। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले मुस्लिम करे गंगा स्नान, विधायक जी मुसलमानों को महाकुंभ में लाइए, भाजपा विधायक उनका स्वागत करेंगे। तमाम साधु संतों और कथावाचकों की तरफ से महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री वाले बयान आए तो सियासत शुरू हो गई। सवाल पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर विधायक ओम प्रकाश सिंह से हुआ तो उन्होंने ललकारते हुए कहा, गंगा सबकी है, जिसे चलना है मैं ले चलूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं न कहीं फासिस्ट है। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के इस बयान पर जब इंडिया वॉइस ने फायर ब्रांड नेता महोबा की चरखारी सीट से विधायक ब्रिजभूषण राजपूत से सवाल किया तो उन्होंने खुद ही मुसलमानों को निमंत्रण दे दिया। उनकी ये बात स्वागत योग्य है। उन्हें अगर उन्होंने ऐसा कहा है और अगर वो वास्तव में ये चाहते हैं, अगर वो ये बात वास्तव में मानते हैं कि गंगा सबकी माँ है, तो वो अपनी बात पर अडिग रहें और कितनी बसों के साथ में वो मुसलमानों को कुंभ में गंगा स्नान कराने के लिए लेकर आएंगे, वो बताएं। उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिलेंगे। महाकुंभ को लेकर सपा विधायक और भाजपा विधायक के बयान कितने जायज है और इससे महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री और नो एंट्री का मुद्दा कितना गरमाया है। भाजपा विधायक ने सपा विधायक को यहाँ तक कहा कि वो अपने कहे पर अडिग रहे और वो जितनी भी बसें भर करके महाकुंभ पहुँचेंगे, भाजपा विधायक उनका स्वागत करेंगे ताकि मुसलमान भाई गंगा में आस्था की डुबकी लगाए और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करें। ऐसे में सपा विधायक क्या उनको लाएंगे जो गंगा जमुनी तहजीब की बार बार बात करते हैं? सवाल ये भी है कि उन्हीं सपा विधायक के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी हिंदू को हज की यात्रा पर ले जाए, वो भी बिना धर्म परिवर्तन कराए। क्या मात्र मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी पार्टियां सनातन के सबसे बड़े मेले पर निशाना साध रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा का चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता पर विराजमान भी हो गए और तो और सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने भी लगी। लेकिन चुनाव में करारी शिकस्त मिलने वाली विपक्षी दल बीजेपी ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसका नाम अभी तक तय नहीं कर पाई। लेकिन अब इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए हस्तक्षेप किया है। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता पर विराजमान भी हो गए और तो और सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने भी लगी। लेकिन चुनाव में करारी शिकस्त मिलने वाली विपक्षी दल उसका नाम अभी तक दे नहीं पाई। लेकिन अब इसके सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए हस्तक्षेप किया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को इस कमेटी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर नामित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी के लिए विपक्ष के नेता को नामित करने की प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी की जाए। चयन कमेटी इसके तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में नियुक्ति का आदेश दिया है। राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने दलील रखते हुए कहा कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में बताया गया कि सूचना आयोग में नियुक्तियों के लिए जून 2024 को एक विज्ञापन दिया गया था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की जा सकी है। इस वजह से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि झारखंड में साल 2020 से राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई पद रिक्त हैं। इस वजह से सूचना के अधिकार से संबंधित हजारों केस लंबित हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के पास झारखंड में नेता प्रतिपक्ष कोई क्यों नहीं है, और अगर है तो नेता प्रतिपक्ष का नाम देने में बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक शुरू हो गई। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों यानी लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य बढ़ा दिए। अब इस समिति में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। आपको बता दें कि 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया। भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग सिंह ठाकुर, जबकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से कल्याण बनर्जी का नाम। इसके अलावा सपा, डीएमके, टीडीपी समेत अन्य पार्टियों में भी सांसदों को इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया है और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जुडिशरी से हों, अलग अलग क्षेत्र से, हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है उसको हम अनबायस, ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्वग्रह से अनबायस, ओपन माइंड से करेंगे। और सारा कोशिश ये होगी कि हम सारे कंसेंसस अराइव हों, क्योंकि सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं इस कमेटी में बहुत ही एमिनेंट लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में सब मिलकर के वर्क करेंगे
और कंसेंसस की हम कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो, उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे, और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो, इसकी बात करते रहे, और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। अब हम लोग भी देखते हैं कि लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या बात उसमें सारा चीज है। और वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया, उसके बाद से ही ये स्थिति यहां पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। लेकिन आज मीटिंग में जाते हैं हम लोग तो लार्जली इसके पक्ष में। देखिए, मैं ये समझता हूं, अगर निश्चित रूप से सरकार मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं ये उनकी ये जिद की चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे सारी चीजें जो समाहित हो उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में है। अगर आपने देखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब एक अगर पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में या कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस में कोई है तो यहाँ पूरे भारत के आम लोग हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी संभावना है कि उनकी भावना, कि उनकी आकांक्षाओं को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक अगर आप इस पे चले जाए, जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एसेंस है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। जो बिल आ रहा है भविष्य में, ये वन पार्टी वन इलेक्शन एंड वन लीडर वन इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसीलिए हम सभी ने इस बिल को विरोध किया है, जिसमें इंडिया आघाड़ी भी है। जेपीसी के पास ये बिल गया है, आज उस कमेटी की पहली बैठक है और हमारे सभी लोग उस बैठक में शामिल होंगे। टेम्परिंग जो है वो चुनाव आयोग में है, चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें टेम्परिंग है। टीएन सेशन के बाद इस देश को चुनाव आयोग नहीं मिला है, जो मिला है वो आधे अधूरे लोग रहे हमेशा, और हमेशा दबाव में काम करते रहे। तो खबर दिन भर में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।